अस्सलाम वालेकुम। वेल डन। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है डिप्रेशन, टेंशन और सब चीज़ें। और ये काफ़ी डिमांड मेरे पास आई थी क्योंकि पिछले 1 मंथ के अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के ये मैसेज आए हैं, SMS आए हैं कि सर जी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुका हूँ, ग्रेजुएट हूँ, जॉब नहीं मिल रही, हालात ख़राब हैं। कुछ शादीशुदा हैं, ठीक है, उनके घर के ज़्यादा हालात ख़राब हैं क्योंकि घर वालों ने एक तो शादी कर दी, ऊपर से बच्चे भी हो गए, जॉब उनके पास नहीं है और एक मुल्क के हालात ख़राब हैं। अक्सर मेरा असिस्टेंट ये एक अल्फाज बोलता है कि एक मुल्क के हालात ख़राब हैं, एक हमारे हालात ख़राब हैं। एक मुल्क के हालात ख़राब हैं, एक हमारे हालात ख़राब हैं। एक मज़ाहिया बात पहले आपको बताना चाहूँगा। एक लड़की मेरे पास आई और कहती सर मैं आपसे मुलाकात करना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है आप आ जाइए मुलाकात करने, बैठी हूँ मेरे पास, ठीक है। लड़कियों को ये बात समझ आ जाएगी और लड़कों को भी ये बात समझ आ जाएगी कि हुआ क्या। तो रोना शुरू होगी। तो मैंने उसे पानी पिलाया, मैंने कहा बेटा बताओ हुआ क्या। कहती सर मैं आपको बताने के लिए एक बात आई हूँ यहाँ पर, लेकिन मसला ये है कि आप समझेंगे नहीं। मसला ये है कि आप समझेंगे नहीं। मैंने कहा बेटा मैं कोशिश करूँगा समझने की, तुम इतनी दूर से आई हो तो बताओ बात क्या है क्या। कहती सर कोई क्यों नहीं मुझे समझ पाता। मैंने कहा क्या नहीं समझ पाता। कहती सर ये मैं आपको बता नहीं सकती, ये मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने कहा बेटा अगर तुम मुझे नहीं बता सकते, तुम इतनी दूर से आई हो, ठीक है, और आपकी मामा भी पीछे आ रही हैं आपके, ठीक है, तो मुझे थोड़ा बताओ कि मसला तुम्हारा है क्या। कहती सर पूरा दिन ना दिल नहीं लगता, ऐसे घबराहट सी होती है, अजीब सा लगता है, उलझन सी हो रही होती है। मैंने कहा खाना नहीं मिला, घर में प्रॉब्लम है, माँ बाप से लड़ाई हुई है। कहती सर लोग ना समझ नहीं पाते। मैंने कहा क्या नहीं समझ पाते। कहती सर आप समझ नहीं पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। ये लड़कियों के अंदर थोड़ी सी ना फितरत होती है। तो काफ़ी देर 15-20 मिनट में लगा रहा, लेकिन उसने मुझे कोई बात ना बताई, एक ही बात बोलती रही कि आप समझ नहीं पाएंगे। और आपको मैं कैसे बताऊँ वो बात। इतने में उसकी वालदा आई और कहती कि सर साइड पर होकर मेरी बात सुनेंगे। मैंने कहा जी। कहती मेरी बेटी पूरा दिन खाना नहीं खाती। मैंने कहा मसला क्या है। कहती सर आप समझ नहीं पाएंगे, आप समझ नहीं। मैं 1-1.5 घंटा माँ बेटी के साथ रट के थक गया और किसी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। और मैं 1.5 घंटे के बाद मैम मैं जाता हूँ, टाइम खत्म हो गया, आप लोग जाएं। कहती सर हम आपको बताने के लिए आए। मैं कहा बताओ तो सही मसला क्या है। कहती आप समझ नहीं पाएंगे, हम आपको कैसे बताएं। तो पाकिस्तान का भी इसी तरह का मसला है कि हम सब लोगों को अपने मसले समझ ही नहीं आते। प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं पता कि हमारा मसला क्या है। अगर मैं उससे पूछूंगा आपका मसला क्या, कहेगा जॉब मसला सर। फिर कहेगा नहीं सर जॉब मसला नहीं है, अच्छी जॉब मसला सर। सर अच्छी जॉब नहीं सर, फैमिली मसला सर। नहीं सर जी मसला ये है कि पसंद की शादी नहीं हो रही। सर मसला ये है पसंद की शादी होगी लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करती सर। मसले पे मसला पैदा होना शुरू हो जाता है और हम सब लोगों को यही नहीं आइडेंटिफाई हो पाता है कि हमारी लाइफ की सेटिस्फेक्शन है कि चीज़ के अंदर। किसी को लग रहा था मैं ASM में रिकमेंड हो गया, बस ज़िंदगी खुशहाल, एकदम तनख्वाह मिलेगी, मौज करूँगा, घर बैठूंगा। किसी लगता है कि मैं आर्मी में चला गया, मैं रिकमेंड हो जाऊँगा, मैं कामयाब हो जाऊँगा, ठीक है। किसी को इस तरह, हर एक के ड्रीम ना अलग अलग है। तो होता क्या है हम सबके साथ, हम सबके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं ना, सराउंडिंग पीपल जो होते हैं, वही आपकी टेंशन को क्रिएट करते हैं और वही आपकी टेंशन को डिज़ोल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल ये घर में बैठा हुआ है और इसके दोस्त के से फ़ोन आया था, आपका नाम क्या है? अली। वो कहता है अली यार तू नहीं कामयाब हो सकता। अली कहता है यार मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ यार, मैं अप्लाई करूँगा। नहीं यार, और पाकिस्तान में करप्शन बहुत है यार, और इतनी बेईमानी है यार, ये वो, तू नहीं हो सकता कामयाब। अली कहता है नहीं यार मैं कोशिश करूँगा, इंशाल्लाह मैं कामयाब हो जाऊँगा। अली अप्लाई करने जाता है, वो साथ साथ जाता है दोस्त, ओ यार ना अप्लाई कर, समझा रहा हूँ तुझे, नहीं होना तूने। अली अप्लाई करता है, नहीं होता। मैंने तुझे कहा था ना नहीं होना, तू ऐसे टाइम वेस्ट किया जाओ। अली के माइंड में बैठना शुरू हो गया कि नहीं हो सकता। जब अली दूसरी बार अप्लाई करने जाएगा तो उसके दिमाग में एक ही बात बैठी होगी, यार अप्लाई तो कर रहा हूँ, होना तो है नहीं। तो फिर होता भी नहीं है, फिर होता भी नहीं है। वो खुद ब खुद टेंशन क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। सबसे पहला काम, अगर आप में से कोई भी अपने ख्वाब को पूरा करना चाहता है, अपने साथ से थोड़े से लोगों को रखो, सिर्फ उन लोगों को जो आपके ख्वाबों को समझ सकते हैं और जो आपके ख्वाबों को पूरा करने में मदद देते हैं। बस इर्द गिर्द के फजूल लोगों को डिलीट करेगा। आप लोग व्हाट्सएप अपना ओपन करते हो मोबाइल में, व्हाट्सएप पे कितनी तस्वीरें आई होती हैं, 500, 600, 1000, और उसमें कितनी ज़्यादा तस्वीरें ऐसी होती हैं जो वेस्ट होती हैं। जुम्मा मुबारक, जुमरात मुबारक, पीर मुबारक, सेल्फी आ रही हैं, बिला वजह आ रही हैं, दोस्त आपके सेंड कर रहे हैं आपको। क्या उन सब चीज़ों को हमें डिलीट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। इसी तरह लाइफ में से उन तमाम लोगों को आपको डिलीट कर देना चाहिए जो आपको मिसगाइड करते हैं। क्या करते हैं? मिसगाइड करते हैं। सबसे पहला काम ये करो ज़िंदगी में, उन सब लोगों को रिमूव करो।
आप टेंशन में कब जाते हो? आप आर्मी में गए, सपोज कर रहे हैं, आप वापस आ रही हैं ट्रेन में और आप ऑनलाइन चेक करती हैं, आप नॉट रिकमेंड हो गए हैं, डिप्रेशन। सर के पास गए थे, मेहनत की थी, स्ट्रगल की थी, बड़ा कुछ किया, जान लगाई, सारे टेस्ट पास किए, सब चीज़ें की, लेकिन फेल हो गए, पास नहीं हो सकी। सबसे पहला काम क्या करोगे आप लोग? खाना खाना छोड़ दोगे। क्या करोगे? खाना खाना छोड़ दोगे। दूसरा काम क्या करोगे? सेल फोन स्विच ऑफ, बात नहीं करनी किसी से, भाड़ में जाएं सारे के सारे। मुझे इतनी बड़ी टेंशन हो रही है कि मैं किसी से बात नहीं करूँगी या करूँगा। तीसरा काम आप लोग क्या करते हो? यू ट्राई टू किल योर सेल्फ, अपने आप को मानना शुरू करते हो, अपने ऊपर तशद्दुद शुरू करते हो। किस तरह का? पूरा पूरा दिन जागते रहोगे, आज मैम आपको हम बैठने की जगह दे देंगे, वहाँ आ जाए मैम, बच्चा सेंटर में बैठ जाएगा, ठीक है। तो जोन से क्या करोगे? अपने आप को तशद्दुद देने की कोशिश करोगे। चौथा काम आप लोग क्या करते हो? अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाना शुरू होते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप सब लोगों को अपनी शिकस्त के टाइम ये लगता है कि आपके पेरेंट्स जो अल्फाज बोल रहे हैं वो तूने कम है, तूने होना ही नहीं था। आपके दिमाग में ये पैदा होना शुरू होता है कि आपके पेरेंट्स आपके दुश्मन हैं, हालांकि ऐसा ज़रा भी नहीं हो रहा होता। फ़र्क इतना होता है कि उस टाइम आप अपने पेरेंट्स को मुखालिफ सिमत में देख रहे होते हो। वो जब आप ट्रेनिंग पे जाते हो या टेस्ट देने के लिए जाते हो तो सबसे ज़्यादा दुआएं पीछे आपके पेरेंट्स करते हैं, बस वो जाहिर नहीं करते, वो बताते नहीं हैं कि मैंने बेटी के लिए कितनी दुआ की और बेटे के लिए कितनी दुआ की। लेकिन जब रिजेक्ट होकर आए तो बताऊँ कि वो मैंने तुझे कहा था, तूने ये काम नहीं किया, मैंने तुझे कहा था ऐसे बोलना है, तेरे से गलती होगी। डांटना शुरू करते हैं इसलिए क्योंकि उन्हें आपसे एक उम्मीद होती है। वो उम्मीद जब पूरी नहीं होती तो वो आप पे गुस्सा उतारते हैं। इसी तरह 14 पढ़ने के बाद जब आप नौकरी करने के लिए जाते हैं और आपको नौकरी नहीं मिल पाती तो आपकी वालदा आपको घर में कह रही होती है मुफ्त की रोटियां तोड़ता है घर बैठ के, वेले बंदे को जाके कर काम। तो आपकी वालदा आपकी दुश्मन नहीं होती, वो आपको वैसा बनाना चाह रही होती हैं जैसे लड़कों की कहानियाँ उसकी दोस्तें उन्हें सुना रही होती हैं कि मेरा फलाना बेटा देखो दुबई चला गया, फलाना बेटा वहाँ चला गया, फलाना वहाँ चला गया। तो उनके माइंड में एक एक्सपेक्टेशन बैठ जाती है कि मेरा बेटा भी एक आइडियल बनेगा। समझ आ रही बात? क्या बनेगा? आइडियल बनेगा। अब इस सारी सर्कमस्टेंसेस में सबसे बड़ा मसला क्या है कि आपको उस टाइम हौसला देने वाला कोई बंदा नहीं होता। सबसे मुश्किल टाइम ये होता है, पेरेंट्स वो खिलाफ, टीचर वो खिलाफ, दोस्त वैसे ही आपको ताने दे दे के मार रहा होता है। ट्रेनिंग कर करके, तैयारी कर करके आप गए होते हो, जान लगाई होती है, किस्मत ने आपने साथ नहीं दिया होता, रिजेक्ट होकर घर आए हो, तो एक उम्मीद जो है ना अंदर से ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। ज़रा भी आपके ज़हन में ये नहीं आता कि यार क्या करूँ मैं उस टाइम 2 से 3 दिन या 4 दिन, कुछ बच्चे महीना और कुछ 6-6 महीने उस डिप्रेशन से निकल नहीं पाते। और कुछ ऐसे लोग भी हैं, मैं जानता हूँ कि लड़के को उसने 2nd ईयर के बाद आर्मी में अप्लाई किया था और नॉट रिकमेंड हुआ था। इस टाइम उसके 3 बच्चे भी हो गए हैं, 4 बच्चे हो गए मेरे ख्याल से, वो मैरिड है। उसका जब भी वो उससे मेरी मुलाकात होती, सर वहाँ हो जाता ना सर, ज़िंदगी बेस्ट है। चाहे जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो, इस टाइम तनख्वाह भी अच्छी ले रहा है, लेकिन उसके दिमाग में वो भूत बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? भूत, कि यार वो मैं हो जाता तो बेहतर ही होता। इसे कहते हैं काश। क्या कहते हैं? काश। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझ के जाना। इसे कहते हैं काश। काश का अल्फाज आपको खा जाएगा। काश मेरी बेटियां नहीं बेटे होते, काश मैं दुबई चला जाता, काश मेरे मैट में 70% नंबर आ जाते, काश मेरे अब्बू अमीर होते, काश मेरे अब्बू हयात होते, काश मेरी वालदा ये होती, काश मैं उस टाइम ये डिसीजन ले लेता, काश मैं हमारा रिश्ता ना करता, काश मैं ये ना करता। ये काश के अल्फाज पूरी ज़िंदगी आपको कब्र तक लेके चला जाता है। इस काश के अल्फाज को डिलीट कर दो। क्या कर दो? डिलीट। काश क्यों भाई? छत के ऊपर खड़े होकर देखो एक बारी, हज़ारों लाखों लोग हैं जो रेडियाँ लगा रहे हैं, कूड़ा उठा रहे हैं, आपकी गली में आते हैं साइकिल पे, छोटे से मुंडा वगैरह उसने रखा होता है और वो आवाज़ें मार रहा होता है। तुमसे लाख दर्जे गरीब है, लाख दर्जे क्या है? गरीब है, लेकिन तुमसे ज़्यादा खुश है। और तुम्हारे पास घर भी है, 3 टाइम की रोटी भी है, 4 कपड़े पहन के आए हो, 4 कपड़े घर छोड़ के आए हो, वालिदैन भी आपको सपोर्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक डिप्रेशन में पड़े हुए हो कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा नकमा बंदा हूँ, काश में ये चीज़ मिल जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। ये काश का लफ्ज़ बड़ा अजीब है, ये आपको मोहताज बनाता है। क्या बनाता है? मोहताज। यही अल्फाज मैं भी खा रहा था 2013 में। यार ट्रेनिंग दूंगा लोगों को जब मेरी अपनी बिल्डिंग होगी,
काश बिल्डिंग होती यार, काश मेरे वो अमीर होते यार, काश मेरे पास जगह होती। फिर मैंने क्या किया, 6 महीने के अंदर इस काश के अल्फाज को डिलीट कर दिया। बिल्डिंग नहीं है, पार्क तो है ना, सड़क तो है ना हमारे पास, चल पड़े हम, चल रहे हैं जब से। क्या हुआ, ख़त्म हो गए, मर गए, क्या हो गया? 9 साल हो गए फ्री तैयारी करवाते हुए रहे, कुछ भी नहीं तो हुआ। इस कोड को 4 से 5 साल पुराना है, 7 साल पुराना है गालबन, क्या हो गया? फिर भी सही है। आप लोगों ने ना अपनी मेंटलिटी लेवल को बहुत लो कर दिया, मुताज बना दिया अपने आप को। किन चीज़ों का? सिर्फ काश के अल्फाज के ज़रिए। और ऐसा मुताज बनाई जा रहे हो अपने आप को कि आपका कुछ भी नहीं जाना, लेकिन आपका कुछ बचना नहीं है। दिखने में आप सेहतमंद लग रहे हो, अंदर से कमज़ोर हो, टूटे हुए हो, रात को रोते हो, टेंशन लगी हुई है, पता नहीं क्या होगा 4 दिसंबर को, 5 दिसंबर को ट्रेनिंग पे जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, एसबी में कौन से सवाल पूछेंगे, पता नहीं रेकमेंड होंगे नहीं होंगे। सपोज करो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता, ना तुम्हारी गवर्नमेंट नौकरी होती, ना तुम्हें कोई जॉब मिलती, तुम्हें रिश्ता भी अच्छा नहीं मिलता, तुम्हारा सब कुछ बेकार हो जाता, सब कुछ बर्बाद होता है तुम्हारा। लेकिन अगर उन सब चीज़ें बर्बाद होने में तुम खुश हो ना, क्या हो? खुश, तो तुम दुनिया के कामयाब तरीन इंसान हो। अपनी नाकामी में ना कामयाबी तलाश किया करो। मिसाल के तौर पर आप जा रहे हो और आपकी बाइक पंचर हो जाती है। ओ यार, क्या बाइक पंचर होगी? बाइक पंचर हुई, अल्लाह तेरा शुक्र है बाइक पंचर हुई, एक्सीडेंट नहीं हुआ। कन्वर्ट करो, अल्लाह तेरा शुक्र है बाइक पंचर हुआ, एक्सीडेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं कन्वर्ट करते अपने को खुद ही? ये फल में नहीं रिकमेंड हुए, अल्लाह तेरा शुक्र है नहीं रिकमेंड हुआ, शायद मेरा नसीब कहीं और बेहतर है। एक उम्मीद अपने अंदर जगा के रखो। इतने कमज़ोर हो आप लोग कि आप चंद नौकरियां आपको हरा रही हैं, चंद चीज़ों से आप शिकस्त याफ्ता हो रहे हो। उस दिन एक लड़के ने फ़ोन किया मुझे दुबई से, कर ही जा रहा, मैं अटेंड नहीं कर रहा, व्हाट्सएप SMS किया कि सर जी एक कॉल अटेंड कर दें, मैं मर जाऊँगा यहाँ पर। मैंने कॉल अटेंड की, मैंने पूछा हाँ जी, कह रहा लड़की छोड़ के चली गई है, मेरी मंगनी थी, 4 साल मंगनी चली है, पाकिस्तान में होती है, उसने इनकार कर दिया मेरे रिश्ता करने से। मैं हालांकि दुबई में सेटल हो गया हूँ, सब कुछ हो गया हूँ, ठीक है। और सर जी मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, 4 साल से उससे फ़ोन पे बात कर रहा था, क्या करूँ मैं? मैंने कहा माँ से कितने साल से बात कर रहे थे? कितनी उम्र है तुम्हारी? कहते सर 35 साल तो हो रही है। मैं कहा माँ से कितने साल से बात कर रहे थे? सर 35 साल से। दुबई कितने साल से हो? सर 3 साल से। 3 साल से माँ से देखा है माँ को? नहीं सर। मरे क्यों नहीं? तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया, 35 साल के तुम हो गए हो, 3 साल माँ के पास वापस दुबई से पाकिस्तान नहीं गए, तुम्हें मर जाना चाहिए था। एक लड़की से तुमने 4 साल फ़ोन पे बात क्या कर ली, उसके पीछे मरने जा रहा है। क्यों मरना जा रहा था? क्योंकि 4 साल में उसने अपने आप को उसका गुलाम बना लिया था। क्या बना लिया था? गुलाम। ये ब्रेन वॉशिंग होती है। क्या होती है? ब्रेन वॉशिंग। समझो इस चीज़ को। वो ब्रेन वॉशिंग ऐसे की जाती है कि वो आपको कंट्रोल करना शुरू हो जाते हैं। क्या करना शुरू होते हैं? कंट्रोल करना। और आप पे वो हैवी हो जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि आप खुद हो लेकिन आप रिमोट हो। वो स्टीयरिंग उनके पास है, वो घुमा रहे होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान का स्टीयरिंग किसी और के पास है। समझ आ रही है? तो ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। कैसे? साइको ब्रेन से कंट्रोल कर रहे होते हैं वो। उस लड़की ने क्या किया? 4 साल उससे बातें करती रही। वो दिल का कमज़ोर था, वो पक्का हो गया। वो मजबूत थी, उसे फ़र्क नहीं पड़ा। जो कमज़ोर हो गया वो टूट गया, रोता रहा, तड़पता रहा। लेकिन मेरे फ़ोन पे 1-2 मिनट बात करने से उसने पता मुझे क्या कहा? कहता सर आपने मुझे नई ज़िंदगी दे दी है। मैंने उससे सिर्फ एक अल्फाज बोला कि 4 साल लगे थे तुम्हें उंगली पकड़ के चलने में, 4 दिन में मर जाओगे। बस इतने बहादुर हो तुम। रोज़े क़यामत अल्लाह को क्या जवाब दोगे? तुम इतने कमज़ोर थे कि लड़की छोड़ के मर गया मैं। क्या पता तुम्हें हज़ारों लाखों से बेहतर मिले। वो हर चीज़ को ना, अगर कोई चीज़ तुम्हें छोड़ के जाती है, कोई चीज़ तुम्हें नहीं मिल पाती, कोई शख्स तुम्हें रिजेक्ट करता है, तुम्हें ब्लॉक्स में डालता है, तो तुम्हें भी चाहिए उसे ब्लॉक्स में डालो। उसकी मिन्नतें ना करो, प्लीज़ मेरे से बात कर लो, प्लीज़ मेरी बात सुन लो, प्लीज़ मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। फ़र्क है यार। 500 रुपये निकालो, किसी अच्छी शॉप पे जाओ, गरम गरम बिरयानी खाओ, एक लस्सी का गिलास पियो, दिमाग को ठंडा करो, रात को तिक्का पुटी खाओ, तो यार अच्छा छोड़ के चलेगी, जान छुटी। समझ आई? भी रिलैक्स यार।
क्या था? जिस्म था और कुछ भी नहीं था। आपकी रूह कमज़ोर थी, आप दीन इस्लाम से दूर थे, इसलिए वो आप पे हैवी होगी। पहले के लोग रूहानी तौर पर मजबूत होते थे, यानी इस्लाम के करीब होते थे, उनके पास अल्लाह ऊपर और बाकी लोग नीचे। आजकल जो हैं उनके पास अल्लाह है ही नहीं, लोग ही हैं, अल्लाह है ही नहीं उनके पास। सब कहते हैं अल्लाह हमारे साथ है, लेकिन किसी को महसूस ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो कभी अल्लाह के पास गए नहीं, यानी नमाज ही नहीं पढ़ी, तहज्जुद नहीं पढ़े, निफल नहीं करते, जुम्मे का दिन गुजर जाता है 100 बारी दूसरे तक नहीं पढ़ते। कितना कितना अरसा हो जाता है कुरान मजीद को खोले हुए, और कितने सेकंड होते हैं उसे ये, लेकिन हाय क्या, हाउ आर यू, वेयर आर यू, सेंड मी हार्ट, दिल, गुर्दे, फेफड़े सारे सेंड हो रहे हैं वहाँ पर। उतने टाइम में कुरान मजीद ओपन कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि अगर कोई शख्स आपको ये कहे कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है, पक्की बता रहा हूँ मैं आपको। माँ भी फोत हो जाए ना तो बेटा मिट्टी डाल के घर आके अगले दिन बिरयानी खाता है, चाहे रोता रोता खा रहा हो, लेकिन खाता है, भूखा नहीं मरता, जिंदा रहता है वो। और दुख आस्ते आस्ते उसका ख़त्म होना शुरू हो जाता है, नए दुख उसकी ज़िंदगी में आने शुरू हो जाते हैं। तो आप लोगों ने आज पूरे लेक्चर से सिर्फ 3 पॉइंट समझे हैं। पहला पॉइंट, लाइफ में किसी भी चीज़ को अल्लाह से ऊपर नहीं रखना, अल्लाह से ऊपर नहीं, अल्लाह सबसे ऊपर। नौकरी नहीं मिली, कुछ नहीं होता, अल्लाह से राज़ी रहना है, नाराज़ नहीं होना, ताकि वो तुमसे राज़ी रहे। ज़िंदगी में जितनी मर्जी परेशानियाँ आ जाएँ, जो मर्जी हो जाए, अल्लाह के लेवल को ऊपर रखो, अल्लाह के लेवल को ऊपर, बाकी दुनिया की सारी चीज़ों को नीचे। ये दुनिया फ़ानी है, तुमसे पहले लोग भी आए, हम भी आए। हम जब देखते हैं किसी बुज़ुर्ग को तो ज़हन में लेके आया करो, एक दिन तुम भी उनकी जगह होगे। उनसे पूछोगे वक्त कैसा गुजरा, पता वो क्या कहेंगे? पता ही नहीं चला। क्या कहेंगे? हालांकि जो गुजरा बड़ा तकलीफ में गुजरा, उन्होंने अपने बच्चों की शादियों के हालात देखे, लड़ाई झगड़े देखे, नौकरी देखी, फसाद देखे, प्लाट के चक्कर देखे, उन्होंने वो सब कुछ देखा जो तुम गुमान भी नहीं कर सकते। लेकिन उनसे पूछोगे कैसा गुजरा, वो कहेंगे पता ही नहीं चला, ऐसे बचपन था, जवानी आई, बुढ़ापा आ गया, क्योंकि गुजर गया। जो चीज़ गुजर जाती है उसकी यादें रहती हैं, लेकिन दर्द याद नहीं रहता। आजो, दर्द याद नहीं रहता। सपोज करो आपके पाँव का ऑपरेशन होता है, आप 50 साल तक कहते रहोगे बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है, नहीं, कितने दिन कहोगे? 1 महीना, 2 महीने, ऑपरेशन हो गया, ठीक हो गया, खत्म। दर्द याद रहेगा। जब ऑपरेशन हुआ था बड़ा दर्द हुआ था भाई, बड़ी चीखें मारी थी मैंने, 2 लोग नर्स को मैंने धक्का दे दिया था, मैंने हॉस्पिटल के शीशे तोड़ दिए थे, उन्होंने ये किया, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। लेकिन क्या पूरे 50 साल रोते रहोगे आप कि तकलीफ हुई थी? नहीं, सिर्फ याद रहेगा। क्या रहेगा? याद रहेगा। यादें रह जाती हैं, दर्द, तकलीफ़ें, परेशानियाँ वक्त और उम्र के साथ साथ पीछे रह जाती हैं, तो इन्हें साथ लेके चलने की भी ज़रूरत नहीं है। आज के बाद अगला सूरज निकलने से पहले दिमाग में ये बातें डाल लो मेरी। जितना तुम्हारा कद है उतने सोने की जगह बहुत है तुम्हारे लिए, जितना तुम्हारा जिस्म है 3 कपड़े बहुत हैं तुम्हारे लिए। तो भाई जंग क्यों नहीं करते? क्यों नहीं फाइट करते अपने मकसद के लिए? करप्शन है मुल्क में, रोते रहोगे या रोड़ोगे? रातों को जागो, रात दिन एक कर दो, 4 घंटे सो, स्ट्रगल करो, इतनी स्ट्रगल करो कि मंजिल तुम्हें मिले। एक टेस्ट में नहीं पास होते, दूसरे टेस्ट में, दूसरे में नहीं, तीसरे में, लेकिन स्ट्रगल को ना छोड़ो। हिम्मत क्यों हारते हो? लोगों से मिलना कम कर दो। जब तक ना मिलो, जब तक तुम्हें कोई मुकाम नहीं मिल जाता, फ़ायदा नहीं है। लोग मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि वो ना तुम्हें समझ पाएंगे, ना तुम उन्हें समझा पाओगे, और जिन्हें तुम समझा नहीं सकते उन्हें समझाने के लिए वक्त ज़ाया ना करो, कभी भी ना करो। अगर आपके पास एक दही का शॉपर है और ये कह रहा है ये मिठाई है, इसे ना समझाओ ये दही है, इसे क्या मिठाई है, जा यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? वो समझेगा ही नहीं, वो समझेगा नहीं। तो लोगों को समझाना छोड़ो, सिर्फ उन्हें बताओ जो तुम्हें समझ सकते हैं, जो तुम्हें समझ सकते हैं, तुम्हारी फीलिंग को समझ सकते हैं। और बस सिर्फ 3 लोग हैं। सबसे पहले माँ बाप। दिखने में तुम्हें बुरे लगते हैं, लेकिन हकीकत में उनकी जान तुम्हारे अंदर है। जिस तरह एक अलादीन की जान थी ना कबूतर के अंदर, इसी तरह आपके वालिदैन की जान आपके अंदर है। दिखने में बहुत कड़वे हैं, माँ भी कड़वी है, बाप भी कड़वा है, लेकिन उनकी नमाज में अपने लिए दुआ नहीं, हमेशा औलाद के लिए दुआ नहीं करती है। दूसरा, मुखलिस उस्ताद अगर मिल जाए तो। मुखलिस उस्ताद होते थे,
अब बहुत कम रह गए हैं, अब बहुत कम रह गए। आप पेपर देने जाते हो, देखते हो टीचर कह रहा होता है 500 के पेपर